नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविलियंस में। पिछले क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स के जितने भी प्रमुख आर्टिकल्स थे उन सारे आर्टिकल्स को कंप्लीट कर लिया है। ये क्लास 14th जेपीएससी को देखते हुए पेपर 4 की हो रही है, जो कि हम लोग का भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इसके साथ ही साथ लोक प्रशासन एवं सुशासन की है। इसके साथ ही ये क्लास प्रीलिम्स और प्लस मेंस इन दोनों को देखते हुए दिया जा रहा है। तो पहले हम लोग जो मेंस का सिलेबस में जो दिया गया है टॉपिक, उसको हम लोग प्रीलिम्स की तरफ पढ़ रहे हैं। सारा आर्टिकल्स को कवर कर रहे हैं, एक एक आर्टिकल्स को जो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग मेंस के फॉर्म में उसको देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर किस फॉर्म में होगा, उससे पॉसिबल क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं। तो ये क्लास मुख्य रूप से प्रीलिम्स और मेंस को देखते हुए दिया जा रहा है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना और दूसरा चाहिए भारतीय संविधान के मूल लक्षण और साथ ही साथ भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा। ये 2 चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के आधार पर। तीसरा जो चैप्टर है वो हम लोग का है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। मौलिक अधिकार और कर्तव्य। तो ये मेंस के सिलेबस में ये वाला दिया है कि तीसरा चैप्टर हम लोग का मौलिक अधिकार और कर्तव्य का होगा। तो पिछले क्लास तक हमने मौलिक अधिकार को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज का जो क्लास होगा इसमें हम लोग मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे। तो अगर मौलिक अधिकार के पिछले क्लासेस को अगर आपने देखा होगा, अगर वहाँ सारा चीज़ क्लियर होगा तो ये क्लास काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हमने इसी क्लास में हम लोग मौलिक कर्तव्य को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये चैप्टर 3 है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन करें। तो मूल्यांकन करें मतलब क्या हो गया कि जो भी यहाँ पे शिक्षक होंगे, जो भी इस क्वेश्चन को चेक करेंगे, वो यह बात को जानना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी है उन्होंने किस हद तक इसको समझा है, या फिर उनका रुचि या फिर व्यवहार में कहाँ तक इसको पढ़ने के बाद परिवर्तन आया है, वो उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो वही क्या होगा, मूल्यांकन करना। तो जो मौलिक अधिकार है उसका यहाँ पे हम लोग को मूल्यांकन करना है कि हमने क्या समझा है और किस हद तक हम लोग के रुचि में और व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो जैसे कि हम लोग प्रस्तावना पढ़े थे, तो प्रस्तावना भी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बताया गया था, और उसी को व्यवहारिक रूप देने के लिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आ जाता है, जिसमें मुख्य रूप से आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक में मौलिक अधिकार आता है। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ कौन सा मौलिक अधिकार दिया जाए जिससे कि जनता का सर्वांगीण विकास हो सके, क्योंकि मौलिक अधिकार ही किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं अभिवृद्धि के लिए अनिवार्य होता है और उन्हें राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है। तो हम लोग अभी तक मौलिक अधिकार में जो भी चीज़ पढ़े, हम लोग क्या देखें कि जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें थी, जो कि संविधान निर्माताओं को लगा ये सारा चीज़ होना अनिवार्य है, तो उन्हें मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। प्लस साथ ही साथ आर्टिकल 32 को भी हम लोग देखें, जिसके माध्यम से हम क्या देखें कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 32 के माध्यम से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करा सकते हैं, और इसके आर्टिकल 32 के माध्यम से हम लोग रिट जारी करा सकते हैं। 5 प्रकार के रिट के बारे में पढ़े थे। और इसके साथ ही आर्टिकल 226 के माध्यम से हम लोग हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर करा सकते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार को हम लोग देखे थे क्या, मौलिक अधिकार को न्यायपालिका जो है वो संरक्षण प्रदान किए हुए हैं। अगर हम शुरुआती दौर में बात करें तो जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक हम लोग का संपत्ति का अधिकार भी क्या था, मौलिक अधिकार था। लेकिन बाद में क्या हो गया कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होने की वजह से सरकार जो लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना चाहते हैं उनको करने में काफ़ी ज़्यादा बाधाएं सामने आने लगे। जैसे अगर सरकार चाहते कि किसानों के पास उनका अपना ज़मीन हो, लेकिन उस समय क्या था, अंग्रेजों की बहुत सारी ऐसी नीति थी जिसकी वजह से बहुत कम लोगों के पास से बहुत अधिक मात्रा में ज़मीन आ गया था। लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उनसे ज़मीन ले भी नहीं सकते थे। लेकिन सरकार चाह रही थी क्या कि उनसे, यानी कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, वो ज़मीन को लेकर गरीब किसानों में बांट दिया जाए। लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होने की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। फाइनली पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसा महसूस होने लगा था, तो उन्होंने अपने सभी नेताओं को कन्विंस किया, और फाइनली 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में जनता पार्टी की सरकार के समय। तो उन्होंने
अपने चुनावी घोषणा में इस बात को बता दिया था कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना देंगे। तो इसके लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया है। ये याद रखना है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, जिसके बाद जो संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और साथ ही साथ कहाँ पर शामिल किया गया तो अनुच्छेद 300 को, आर्टिकल 300 को, जो कि हम लोग का भाग 12 में आता है, ये याद रखना है। तो हालांकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के पूर्व मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार वर्णित थे, किंतु इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निरस्त करके अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि अब हमारी संपत्ति को कानूनी तरीके से सरकार छीन सकती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार रह गए हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो इस प्रकार संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला क्या हो गया? समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और छठा हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसको हमने याद करने का तरीका देखा था कि किस प्रकार से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो इसको एक बार फिर से हम रिकॉल कर दे रहे हैं। जैसे कि समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी, तो ई फॉर इक्वलिटी हो गया। स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम हो गया, एफ हो गया। इसके बाद शोषण यानी कि एक्सप्लोइटेशन, तो फिर से ई हो गया। फिर धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि रिलीजन, आर हो गया। फिर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, तो शिक्षा संबंधी अधिकार यानी कि एजुकेशन। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि फिर से रेमेडीज यानी कि आर हो गया। तो ई फॉर एजुकेशन, एफ फॉर फ्रीडम, ई फॉर एक्सप्लोइटेशन यानी कि शोषण, आर यानी कि आपका हो गया रिलीजन यानी कि धार्मिक, ई फॉर एजुकेशन यानी कि शिक्षा, और रेमेडीज यानी कि उपचार। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आर्टिकल्स की बात करते हैं। तो इसमें आता है 14 से लेकर 18 तक आता है आर्टिकल। तो 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल आ गया इसमें। फिर आता है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से लेकर 22 तक, तो 19, 20, 21, 22 4 आर्टिकल। फिर आ गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 यानी कि 2 आर्टिकल आ रहा है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, तो 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल हो गया। फिर आगे आता है हम लोग का संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी शिक्षा का अधिकार, जिसमें मुख्य रूप से 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। और इसमें आगे हम लोग का संवैधानिक उपचारों का अधिकार में एक आर्टिकल, आर्टिकल 32। तो अगर देखा जाए तो एक पैटर्न बनता है क्या, ई एफ, फिर ई आर, फिर जाके ई और फिर आर। और अगर आर्टिकल्स की बात किया जाए तो पहले 5 आर्टिकल, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2 और फिर 1, यानी कि हम लोग का राइट टू इक्वलिटी में 5 आर्टिकल होगा। बस हम लोग को ध्यान रखना है क्या कि जो समानता का अधिकार है वो 14 अनुच्छेद 14 से शुरू होगा, बाकी हम लोग काउंट करके कर सकते हैं। फिर स्वतंत्रता का अधिकार में 4 आर्टिकल होगा। उसी प्रकार से शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन में 2 आर्टिकल होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में 4 आर्टिकल होगा। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में 2 अनुच्छेद होगा। और इसी के साथ संवैधानिक उपचार के अधिकार में एक आर्टिकल, जो कि आर्टिकल 32 होगा। और इसी आर्टिकल को संविधान का आत्मा या फिर हृदय भी कहा गया है। साथ ही साथ इसी आर्टिकल को मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने वाला मौलिक अधिकार भी कहा गया है। तो ये सारा चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। अब क्या करना है, अब इसी को डील कर देना आगे कि समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। तो हमको जितना अच्छे तरीके से आता है उन सारी चीज़ों को हमको यहाँ पे लिख देना है। तो समानता का अधिकार में सबसे पहला अनुच्छेद आता है 14, अनुच्छेद 14, जिसमें क्या विधि के समक्ष समानता। तो हम लोग को यहाँ पे विधि के समक्ष समानता, तो ये विचार जो है ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। यानी कि कानून के ऊपर कोई भी नहीं होगा, सभी व्यक्ति देश का जो भी कानून है उसी के अधीन रहेंगे। और इसी पर और एक चीज़ है क्या कि विधियों के समान संरक्षण। तो विधियों का समान संरक्षण ये जो चीज़ है ये अमेरिका से लिया गया। इन दोनों को याद रखना है कि विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण जो वो अमेरिका से लिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया, विधियों का समान संरक्षण मतलब क्या कि समान परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ समान कानून लागू होगा। फिर आता अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 में क्या था, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान, इन सभी के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 15 में मुख्य रूप से 6 उपखंड थे, 6 खंड थे, यानी कि अनुच्छेद 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) ऐसा करके 6 भाग था। जिसमें अनुच्छेद 15(1) में मेंशन है क्या कि किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान, यही
यही सारा चीज़, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 15(2) में क्या था कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, मूल वंश या फिर जन्म स्थान के आधार पर किसी अन्य नागरिक से सार्वजनिक स्थल जैसे कि दुकान हो गया, होटल हो गया या फिर मनोरंजन स्थल हो गया या फिर कुआं हो गया, गांव का तालाब हो गया, सड़क हो गया, इन सारे स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है या फिर उनको वहां पर जाने से हम लोग रोक नहीं सकते हैं। ये अनुच्छेद 15(2) में दिया गया था। फिर अनुच्छेद 15(3) में क्या था कि जो राज्य होगी वो महिलाओं और बालकों के हित में कोई विशेष उपबंध कर सकता है। तो यहाँ पर आ गया क्या, महिला, अनुच्छेद 15(3) में क्या आ गया, महिला और बालकों के हित में कोई विशेष उपबंध करेगा। लेकिन वहीं पे अनुच्छेद 15(1) में बोलता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर महिला के आधार पर हम लोग उसके लिए कुछ उपबंध करेंगे। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 15(3) जो है ये अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन कर रहा है और साथ ही साथ 15(2) का भी उल्लंघन कर रहा है। तो अगर मेरे पिछले वीडियो को आपने देखा है तो ये सारा चीज़ क्लियर होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे वही सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो ये हो गया हम लोग का 15(3) हो गया। फिर आता है हम लोग का अनुच्छेद 15(4). तो 15(4) में क्या बताया गया था कि राज्य जो होगा वो क्या करे, SC ST के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान भी कर सकता है और इसी के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में और साथ ही साथ लोकसभा और विधानसभा के लिए सीट का भी आरक्षण किया गया था। फिर आता है 15(5), अनुच्छेद 15(5). तो इसमें क्या था कि राज्य जो है वो राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो भी ST SC है उनकी उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थान में विधि के द्वारा विशेष प्रावधान कर सकती है, जिससे कि उनके प्रवेश में कोई आरक्षण या फिर उनका जो शुल्क होगा वो बाकियों के शुल्क से कम लगेगा। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 15(5) में किया गया है। और 15(6) में क्या था कि राज्य सरकार व्यापार करने और शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनकी उन्नति के लिए 10% का आरक्षण का प्रावधान करती है। तो ये मुख्य रूप से अनुच्छेद 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 5 और 6 सारा आर्टिकल्स कंप्लीट हो गया। यहाँ पर वही सारा लिखा है कि अनुच्छेद 15 क्या होगा कि धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 15(2) में क्या होगा कि नागरिकों के मध्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या फिर राज्य निधि से पूर्णतः या अंशतः पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं हो गया, तालाब हो गया, स्नान घाट हो गया या फिर सड़क या फिर सार्वजनिक समागम के उपयोग के लिए किसी प्रकार का भेद नहीं कर सकता है। 15(3) में और 4 में क्या है कि स्त्री और बच्चे के लिए सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की उन्नति के लिए SC ST के लिए राज्य को विशेष उपबंध करने का अधिकार है। अगर आपको यहाँ पे सारा आर्टिकल्स याद है तो आप उनको इजीली लिख सकते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 में भी मुख्य रूप से 6 खंड में डिवाइड किया गया, अनुच्छेद 16(1), 16(2) ऐसा करके। तो 16 में क्या है कि लोक नियोजन के अवसर में समानता, यानी कि राज्य में किसी भी अधीनस्थ पद की अगर नियुक्ति है तो उसके संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी कि कोई भी वैकेंसी आता है तो वहाँ पर हर व्यक्ति डाल सकता है। तो लोक नियोजन के अवसर की समानता अर्थात सरकारी नौकरियों में समानता का अवसर होगा, लेकिन यदि संसद चाहे तो अधिनियम बनाकर कुछ विशेष शैक्षणिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी कर सकती है। अनुच्छेद 17 हमने देख लिया है, इसमें क्या अनटचेबिलिटी की बात करता है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हिंदू समाज की जाति व्यवस्था में काफ़ी अधिक मात्रा में छुआछूत था, तो उसी को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया था और इसे 1972 में संशोधित करके जन अधिकार अधिनियम का नाम दिया गया था। तो अनुच्छेद 17 मुख्य रूप से क्या था, तो इसमें क्या था कि अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण निषेध किया जाएगा। इसी के साथ अस्पृश्यता के आधार पर कोई अयोग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध होगा कि ये इस कास्ट का है या फिर इसके साथ छुआछूत होता है तो हम लोग ऐसा करके उसको अयोग्य नहीं घोषित कर सकते हैं। और एक प्रावधान क्या था कि अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को अस्पृश्यता से संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो ये हो गया अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 में क्या था, उपाधियों का अंत। तो जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय अंग्रेज लोग असमानता बनाए रखने के लिए संपत्ति या फिर अन्य चीज़ों के आधार पर उन्हें अनेक
उपाधियाँ दी जाती थी, जिससे पता चलेगा कि ये इनके पास अधिक संपत्ति है या फिर इनके पास कम संपत्ति है। तो ऐसे में जब भारत आज़ाद हुआ तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना सरकार की जिम्मेदारी होगी, और ऐसा करना भी अनिवार्य था ताकि सभी नागरिक स्वयं को एक समान समझें। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी, जैसे कि अनुच्छेद 18 सब क्लॉज 1, इसे मेंशन किया है कि राज्य सेना और विद्या संबंधित सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। वहीं पे अनुच्छेद 18 के 2 में क्या दिया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से किसी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। और अनुच्छेद 18 के 3 में क्या है कि विदेशी व्यक्ति जो भारत में कोई लाभ का या फिर विश्वास के पद में है तो राष्ट्रपति के सहमति के बिना वो किसी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बौद्धिक या फिर शौर्य की विशिष्टता के लिए दी जाने वाली उपाधियों को प्रदान किया जाता है, जैसे कि पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, महावीर चक्र इत्यादि। और इसे भेदभाव मूलक उपाधि से मुक्त रखा गया है। यानी कि अनुच्छेद 18 क्या बोलता है कि उपाधियों का अंत बोलता है, लेकिन बौद्धिक स्तर पर या फिर शौर्य के आधार पर हम लोग को उपाधि प्रदान किया जाता है, जैसे कि पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, ये सब हो गया। तो ये सबको हम लोग भेदभाव मूलक उपाधि से अलग रखा गया। तो ये मुख्य रूप से हम लोग का था क्या, समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक था। अब आता स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से शुरू होगा। तो अनुच्छेद 19 में क्या है, तो इसमें शुरुआत में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएँ हैं। तो पहला क्या हो गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हम लोग को बोलने की आज़ादी है। अगर जो बोल नहीं सकता वो अलग तरीके से अभिव्यक्त करके दिखा सकता है। और इसी में क्या आता है, हम लोग का प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल हो जाता है। इसी के तहत भाषण देना, अपने तथा अन्य व्यक्तियों को प्रचारित करना और जानने का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। दूसरा क्या था, तो बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार प्रदान था, और सार्वजनिक सभाएं करना, प्रदर्शन करना और शांतिपूर्वक जुलूस निकालने का अधिकार भी हम लोग को अनुच्छेद 19 का 2 देता है। तो पहला क्या हो गया, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा क्या हो गया, बिना हथियार के हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हैं। फिर आगे क्या हो गया, संघ और संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है। चौथा क्या हो गया कि पूरे भारत में हम लोग, यानी कि संपूर्ण राज्य क्षेत्र में बिना रोक टोक के हम लोग कहीं भी जाके घूम सकते हैं। पांचवा क्या हो गया कि कहीं पे भी हम लोग निवास कर सकते हैं पूरे भारत में। और छठा क्या हो गया, तो हम लोग अगर निवास करते कहीं पे, यानी कि पूरे इंडिया में हम लोग कहीं भी जाके आजीविका, व्यापार या फिर कारोबार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। इसमें हम लोग का 19F था, जिसमें संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया, तो जिसको 44वां संविधान संशोधन करके हटा दिया गया। इसको याद रख सकते हैं इस प्रकार से, F फॉर फॉल्स होता है, यानी कि जो F था संपत्ति का अधिकार वो क्या था, फॉल्स था, गलत था, इसीलिए इसको हटा दिया गया। फिर आता अनुच्छेद 20 आता है। तो अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है, तो इसमें किसी भी व्यक्ति को उस समय तक दोषी ठहराया या फिर अपराधी ठहराया नहीं जाएगा जब तक कि उसने उस समय पे जो भी कानून है उस कानून का उल्लंघन नहीं किया गया। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक से अधिक बार दंड देने का प्रावधान नहीं है। और तीसरा क्या हो गया कि किसी को भी स्वयं के विरुद्ध, अपने विरुद्ध साक्ष्य पेश करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये सारा हम लोग का अनुच्छेद 20 में दिया गया। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, और अनुच्छेद 21 से गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या फिर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 21 में ही हम लोग का अनुच्छेद 21A को ऐड किया गया था। इसके लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, और इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया था, जो कि पहले हम लोग का था राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो उसको उठाकर यहाँ पर मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया। फिर अनुच्छेद 22 आता है। इसमें क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, और इसी के तहत क्या हो गया कि गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है या फिर उसको गिरफ्तार करने के पीछे का वजह क्या है, इसको जानने का अधिकार है। साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना अनुच्छेद 22 के तहत प्रावधान किया गया है। लेकिन ये सारा अधिकार जो है देश के नागरिक को ही प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। फिर आता शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। इसमें मुख्य रूप से 2 आर्टिकल है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। 23 में क्या हो गया कि नागरिकों को उनका शोषण रोकने के लिए प्रावधान है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार पर रोक लगाया जाएगा। और साथ ही साथ अनुच्छेद 24 में क्या है, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम लोग खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते। फिर आता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 4 आर्टिकल इसमें, 25, 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। तो इसमें क्या, अंतःकरण करने की स्वतंत्रता, यानी कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। फिर क्या है कि हम लोग जिस भी धर्म को मानते हैं उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, यानी कि हम लोग मंदिर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं।
27 क्या हो गया कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर ना देने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 28 क्या हो गया कि राज्य के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक है, यानी कि वो सारे शिक्षण संस्थान जो कि पूरी तरीके से सरकारी खर्चों पर चलती है तो उस पर हम लोग धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रस्ट के माध्यम से कोई विद्यालय का संचालन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य है धार्मिक शिक्षा देना, तो ऐसी स्थिति में हम लोग को वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। फिर एक अगला है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये क्या था कि ये अधिकार बहुसंख्यक की निरंकुशता से अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित करता है। तो ये सेम टू सेम हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े तो वही सारा आर्टिकल्स यहाँ पे सेम टू सेम दिया गया, बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं है। तो एक बार आप लोग इसको खुद से देख लीजिएगा। ये भी वही है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से हम लोग रिट जारी करा सकते हैं। रिट मतलब क्या है कि आदेश हो गया। अनुच्छेद 226 के माध्यम से उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट के माध्यम से 5 प्रकार का रिट जारी करा सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो कि किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा रिट होता है। फिर आ गया परमादेश आ गया, फिर निषेध आदेश हो गया और अधिकार परीक्षा, और आखिरी हो गया हम लोग का उत्प्रेषण रिट हो गया। तो ये हो गया हम लोग का अनुच्छेद 32 तक ख़त्म हो गया। ये सारा चीज़ बिल्कुल जो पिछला क्लास में था वही सारा चीज़ सेम टू सेम है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा इसको पढ़ने में। एक ही लैंग्वेज का यूज़ किया गया है जो प्रीलिम्स के तहत जो हम लोग किए थे उधर आर्टिकल वाइज, तो ट्राई किए हैं कि वही सारा लैंग्वेज को उठा के फिर से यहाँ पे डाला जाए। अब आता है मूल अधिकार का मूल्यांकन, यानी कि अभी तक हम लोग क्या समझे उसको यहाँ पे देखते हैं। तो एक चीज़ समझ में आ गया क्या कि मौलिक अधिकार का हनन होने पर हम लोग आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से 5 प्रकार का रिट जारी किया जा सकता है। यानी कि मौलिक अधिकार जो वो क्या है वाद योग्य है, यानी मौलिक अधिकार का हनन होने पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हम लोग को संरक्षण प्रदान करेगा। अतः मौलिक अधिकार की स्थापना कानून का नियम के तहत की गई है और मौलिक अधिकारों को युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर अनुच्छेद 352 एक्टिव होता है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 19 स्वतः खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि मेंस के सिलेबस में इसके बारे में भी दिया गया है। तो अनुच्छेद 352 पढ़ेंगे, 356 पढ़ेंगे और 307 भी पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 352 में क्या है कि आर्टिकल 352 जैसे एक्टिव होगा आर्टिकल 19 यानी कि जो हम लोग को बोलने की स्वतंत्रता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, लेकिन अगर ऐसा लगे कि और भी चीज़ों को प्रतिबंधित करना है तो सारे आर्टिकल्स को प्रतिबंधित किया जा सकता है, बशर्ते 2 आर्टिकल अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी आर्टिकल्स को समाप्त किया जा सकता है, उस पर कुछ समय तक प्रतिबंध किया जा सकता है। संविधान के द्वारा अन्य अधिकारों को भी समाप्त किया जा सकता है और संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 से संबंधित सभी अधिकार केवल देश के नागरिकों के लिए ही है। इसके अलावे अन्य अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को प्राप्त है। तो इस प्रकार से जो हम लोग का पहला क्वेश्चन था कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन करें, तो वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन जो आएगा ये हम लोग का 40 मार्क्स का आने वाला है। पॉलिटी में एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का आएगा, तो अप्रॉक्स हम लोग को 600 वर्ड के आसपास एक आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये जो आंसर है 600 वर्ड से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सफिशेंट है। अब अगला आता है क्या कि अभी तक जो हम लोग बार-बार पढ़ रहे हैं कि 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, और उसके बाद जो संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ऐसा क्यों किया गया, आखिर क्या कारण रहा जिसकी वजह से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। तो क्वेश्चन वही वाला है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्यों हटाया गया, स्पष्ट करें। तो संपत्ति का अधिकार सर्वाधिक जटिल एवं विवादास्पद विषय रहा है, क्योंकि जब संविधान बना तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, क्योंकि जो संविधान बनाने वाले लोग थे वे मतलब संविधान सभा में वे सारे लोग थे जो मुख्य रूप से या तो लोकप्रिय थे बहुत ज़्यादा, या तो बहुत अमीर थे, या तो जिनकी पहुंच थी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ज़मींदार भी संविधान सभा में चले गए थे। तो वे कतई नहीं चाह रहे थे कि उनका ज़मीन जो है वो सरकार छीनकर गरीब किसानों को दे दे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में रख दिया, क्योंकि मौलिक अधिकार को न्यायालय क्या करेगा, संरक्षण प्रदान करेगा। तो दिक्कत किसके साथ होने लगा, तो गरीब किसानों के साथ, क्योंकि सरकार चाह रही कि गरीब किसानों को भला हो, लेकिन संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में वे जमींदारों से ज़मीन को लेकर गरीब किसानों में नहीं बांट पा रहे। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार बना और सरकार जैसे ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहा, लोगों का भला करना चाहा, तभी से क्या होने लगा, ये काफ़ी विवादास्पद विषय बन के रह गया। संविधान का अनुच्छेद 31 में क्या हम लोग का पैतृक संपत्ति है, और 19 का चौ यानी कि अगर ABCD के फॉर्म में देखें तो F आ जाएगा। तो इसमें हम लोग का अर्जित संपत्ति के बारे में बात किया गया। तो इन दोनों आर्टिकल्स में, संविधान के इन दोनों आर्टिकल में संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया था।
और इसके अनुसार क्या था कि संपत्ति के वर्णन एवं उसका संरक्षण का अधिकार था। और ऐसी स्थिति में कार्यपालिका के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण कर व्यक्ति को उचित मुआवजा देना सरकार के लिए बाध्यकारी था। अब अगर सरकार संपत्ति को लेती है तो ऐसी स्थिति में सरकार उनको उचित मुआवजा भी देगा। अब ये उचित मुआवजा हो सकता है किसी व्यक्ति को अच्छा लगे तो ले सकता है, अन्यथा वो नहीं लेगा। और सरकार जबरन भी उनकी ज़मीन को नहीं ले सकती है, क्योंकि संरक्षण न्यायपालिका उसको संरक्षण प्रदान किया हुआ है और न्यायपालिका संविधान के इस मूलाधिकार को संरक्षण प्रदान किया हुआ था, जो कि सबसे बड़ी चीज़ थी। तो ऐसी स्थिति में भूमि संबंधी विषमता और आय संबंधी विषमता को दूर कर पाने में सरकार के समक्ष कड़ी चुनौती आती थी। और अनुच्छेद 40 में प्रावधान किया गया था कि समानता का अधिकार सभी व्यक्ति समान होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है क्या कि किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो किसी व्यक्ति के पास बहुत कम ज़मीन है, किसी के पास धन का संकेंद्रण बहुत ज़्यादा है तो किसी के पास धन का संकेंद्रण बहुत कम है। सरकार तो चाह रही है कि धन सभी के पास होना चाहिए, ज़मीन भी सभी के पास होना चाहिए, लेकिन चूंकि संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार है, अतः सरकार को ऐसा करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और ये चीज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत जल्दी समझ में आ गया था, इसीलिए वे बहुत ज़्यादा अपने नेताओं को कन्विंस कर रहे थे, लेकिन हो सकता है उस समय वे नहीं कर पाए। जिसके बाद फाइनली जनता पार्टी की सरकार आती है और वे कर देते हैं। तो जिसके कारण सरकार को लोक कल्याणकारी संबंधी कार्यों का संपादन करने में कठिनाई आती थी। और इस प्रावधान के कारण सरकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मूल उद्देश्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लक्ष्य को पार करने में कठिनाई आ रही थी। राज्य का नीति निर्देशक तत्व, हम लोग का आने वाला लेक्चर इसी पर रहेगा, नीति निर्देशक तत्व, तो जिसमें मेंशन है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो इस चीज़ को करने में सरकार को कठिनाई आ रही थी। इसके बाद क्या हो गया कि संविधान संशोधन किया गया और फाइनली जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आती है तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र उसी में कह दिया था कि जैसे उनकी सरकार आएगी संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार में नहीं रहेगा, और यह सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कानूनी अधिकार रहेगा। कानूनी अधिकार मतलब क्या हो गया कि हमारे संपत्ति को कानूनी तरीके से हमसे छीना जा सकता है। और इसी के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, और जो कि जिसके द्वारा 20 जून 1979 को अनुच्छेद 19 का 4 जिसमें कि हम लोग का अर्जित संपत्ति है, और अनुच्छेद 31 जिसमें पैतृक संपत्ति के बारे में बताया गया, उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, यानी कि मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। और इसे भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी कि अब हम लोग किसी व्यक्ति की संपत्ति को विधि के द्वारा वंचित किया जाएगा, अन्यथा किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि संपत्ति के अधिकार सिर्फ और सिर्फ हम लोग का कानूनी अधिकार बनकर रहेगा, यानी कि कानूनी प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति से उसकी संपत्ति को छीना नहीं जा सकता है। और इसके लिए सरकार एक निश्चित भूमि सुधार के तहत अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम पारित किया, यानी कि किसी भी एक व्यक्ति का लिमिटेड भूमि होगा, इससे ज़्यादा भूमि होगा तो सरकार उसको छीन लेगा और गरीब किसानों को दे देगा। जिसके तहत निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में भूमि सीमाकरण अधिनियम के तहत सरकार को उस अधिक भूमि को लेने का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। ये सारा चीज़ 44वां संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया। और इस भूमि को पुनः सरकार भूमिहीन किसानों के बीच वितरित कर देती है, और जिससे DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो वर्णित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में सरकार को सहायता मिलती है। इसके अलावा सरकार किसी व्यक्ति की संपत्ति का दस्तावेज अपने समक्ष मंगा सकती है, और यह अधिकार कानूनी तौर पर प्रदान किया गया, जिससे भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के समाधान में भी सरकार को सहायता मिलेगी। और इस प्रकार संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं रहा, किंतु अभी भी उसे कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। और इस कानूनी अधिकार के तहत संविधान के अनुच्छेद 300 को में कार्यपालिका इसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है, लेकिन विधायिका के निर्णय के विरुद्ध संरक्षण प्रदान नहीं करती। यानी कि कुल मिलाकर संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार था, जिसकी वजह से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में सरकार को काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा था। और परिणाम स्वरूप 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भी चीज़ मेंशन है उन सारी चीज़ों को फुलफिल करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो ध्यान देना है कि अभी वर्तमान में अनुच्छेद 300 क में संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया। और इस प्रकार से हम लोग का जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3, तो ये मेंस के सिलेबस में मुख्य रूप से क्या लिखा है, मौलिक अधिकार, और मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ना है। तो मौलिक अधिकार हो गया, और इसमें एक टॉपिक मुख्य रूप से था क्या, संपत्ति के अधिकार। तो जो पॉसिबल क्वेश्चन था वो बन गया। अब इसमें है क्या, मौलिक कर्तव्य क्या गया। तो मौलिक कर्तव्य क्या है उसको देख लेते हैं। इसको डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखेंगे। तो देखिए मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य क्या है। तो जब संविधान को अंगीभूत किया गया 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया।
मौलिक कर्तव्य जो है, तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, इसको हम एक ही सिक्का के दो पहलू बोल सकते हैं। लेकिन जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की जगह नहीं था, यानी कि संविधान में कहीं भी मौलिक कर्तव्य के बारे में उल्लेख नहीं था, मौलिक अधिकार दिया गया था। जबकि ऐसा बहुत सारे देश थे, जैसे कि हो गया जापान हो गया या फिर चीन हो गया, इन सारे देशों में जब संविधान लागू हुआ तो वहाँ पर मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी मेंशन था, लेकिन भारतीय संविधान में सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार दिया गया था। तो इसी को लेकर कांग्रेस सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इन्हीं के सुझाव के आधार पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया और 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो ये दोनों डेट याद रखना है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में और 42वां संविधान संशोधन 2 साल पहले 1976 में। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कांग्रेस सरकार थी उस समय, उन्होंने 42वां संविधान संशोधन पारित किया और इसी के माध्यम से हमारा जो भाग 4 है, भाग 4 इसमें संशोधन किया और भाग 4 में एक नया भाग 4 का क ऐड किया गया। तो भाग 4 क में क्या हम लोग का मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया और इसे मुख्य रूप से आर्टिकल किसमें शामिल किया गया, तो आर्टिकल 51 में संशोधन करके अनुच्छेद 51 का क बनाया गया। तो क्या हो गया कि जब संविधान को पूरे देश में लागू किया गया तो उस समय हमारे देश के संविधान में सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार था, जबकि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। लेकिन इसी समय अन्य देशों में मौलिक कर्तव्य के साथ साथ मौलिक अधिकार का भी प्रावधान किया गया था। इसके बाद कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर और भाग 4 में संशोधन करके एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का क, जिसमें अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया। तो हम लोग को याद रखना है यहाँ पे सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है, तो मौलिक कर्तव्य से है। मौलिक कर्तव्य को ऐड करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। कहाँ पर मौलिक कर्तव्य को जगह दिया गया, तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 का होगा और अगर भाग का बात करेगा तो भाग 4 का हो जाएगा। अब क्या है कि जब मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया तो उस समय मुख्य रूप से 10 मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। तो ये भी ध्यान रखना कि जब मौलिक कर्तव्य को संविधान में समाहित किया गया तो उस समय कितने मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था, तो मुख्य रूप से 10 मौलिक अधिकार था। फिर एक आया गया मौलिक कर्तव्य, फिर और एक मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया जिसमें क्या था कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे जो होंगे या फिर उनका जो पालन होगा या फिर शिक्षा होगा उनको, यानी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान होगा। ये हम लोग का 11वां मौलिक कर्तव्य था, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। ये हम लोग का 11वां मौलिक कर्तव्य जिसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से ऐड किया गया। तो ये भी ध्यान रखना है कि प्रारंभिक संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया, जिसके बाद एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अतः वर्तमान में हमारे पास टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे वही सारा चीज़ लिखा है कि 26 जनवरी 1950 को अंगीभूत किया गया। मौलिक कर्तव्य को उल्लेख था लेकिन मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं था, जबकि ये दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। इसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में और मौलिक कर्तव्य को एक नया शीर्षक ऐड किया गया भाग 4 क में। और संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 51 क के अनुसार मौलिक कर्तव्य का संबंध निम्न प्रावधान। तो क्या क्या मौलिक कर्तव्य वो देख लेते हैं। तो पहला क्या हो गया कि संविधान का पालन। अच्छा, और एक चीज़ क्या हो गया, जैसे कि हम लोग का मौलिक अधिकार, अगर मौलिक अधिकार का बात करते हैं, मौलिक अधिकार का अगर हमारे किसी भी एक मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के माध्यम से हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार क्या है, न्यायालय में वाद योग्य है, यानी कि न्यायालय उनमें संरक्षण प्रदान करती है। लेकिन मौलिक कर्तव्य के साथ ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा मौलिक कर्तव्य हम उसको फॉलो करेंगे या ना करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हमारे मौलिक कर्तव्य का हनन होता है तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते। तो यही एक यहाँ पे क्या हो गया, डिमेरिट हो गया मौलिक कर्तव्य के लिए।
तो संविधान का पालन और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। तीसरा मौलिक कर्तव्य हो गया कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का अक्षुण्ण बनाए रखना है। राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण तथा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं का त्याग करना चाहिए। ये सारा हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटीज हो जा रहा है। और सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसका प्रशिक्षण करना चाहिए। इसके साथ ही साथ प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा और उनका संवर्धन भी करना चाहिए। फिर अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। तो ये सारा चीज़ तो दिया है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर इसके बारे में बताया नहीं गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या हो गया, ज्ञानार्जन क्या हो गया। तो ये सारा इसके कुछ आलोचना में भी आ जाते हैं। फिर है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, जैसे कि सरकार अगर गांव में चापाकल अगर देती है या फिर अन्य जल के संसाधन उपलब्ध कराते हैं तो उनको सुरक्षित रखना हम लोग का कर्तव्य होता है। कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है तो उसको सुरक्षित रखना हम लोग का मौलिक कर्तव्य हो जाता है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर विकास और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सके। माता पिता या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यही क्या हम लोग का 11वां मौलिक कर्तव्य है, जिसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद ऐड किया गया और अब वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। तो ये हो गया हम लोग के 11 मौलिक कर्तव्य, जो कि क्या है, वाद योग्य नहीं है। ये ध्यान देना, वाद योग्य नहीं है। यानी कुल मिला के मौलिक कर्तव्य का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते हैं, जबकि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम लोग न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय हम लोग को संरक्षण प्रदान करेगी। तो मूल कर्तव्य को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित करने का संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। दूसरे शब्द में मूल कर्तव्य का पालन करने अथवा उल्लंघन किए जाने पर दंड देने का संविधान में कोई भी व्यवस्था नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार के साथ ऐसा नहीं था। परंतु यह प्रत्याशा की जाती है, मतलब क्या हो गया, ऐसा उम्मीद किया जाता है कि विधि की संवैधानिकता अवधारित करते हुए यदि कोई न्यायालय यह पाता है कि वह इन कर्तव्यों में से किसी को प्रभावी करना है तो ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के आलोक में युक्तियुक्त संगत माना जाएगा। लेकिन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे फैसले दिए हैं जिसके माध्यम से जो मौलिक कर्तव्य है वो उनके लिए आबद्ध कर इसको ऐसा समझ सकते हैं प्रतिबंध या फिर बाध्यकारी, यानी कि कुछ फैसले से मौलिक कर्तव्य भी लोगों के लिए बाध्यकारी बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। जैसे कि क्या हो गया, तो कुछ मौलिक कर्तव्य नागरिकों का अनुच्छेद 51 क से लेकर 6 जो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है, न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण निर्णय देकर आदेश जारी किया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषित करने वाले उद्योग धंधों पर रोक लगा दी थी, यानी कि वो सारे उद्योग जो कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहे थे उन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। इसके साथ ही क्या है कि वनवासी सेवा आश्रम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमे में उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने 1987 में कुछ विवादग्रस्त क्षेत्रों को आरक्षित वन घोषित करने के संबंध में भी आदेश जारी कर दिए थे। इसके अलावा और एक क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, ये हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो गंगा नदी है तो गंगा तट पर 500 मीटर तक निर्माण पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का कि मौलिक कर्तव्य क्या है, वाद योग्य नहीं है, न्यायालय संरक्षण प्रदान नहीं करता है। अगर हम लोग मौलिक कर्तव्य को उल्लंघन करते हैं तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का दंड का प्रावधान नहीं है। ये सारा चीज़ हो गया मौलिक कर्तव्य से संबंधित। अब क्या है कि मौलिक कर्तव्य में कुछ कमियां हैं, कुछ खामी है। जैसे कि क्या हो गया कि मौलिक कर्तव्य में बहुत सारे ऐसे कर्तव्य हैं जो कि अस्पष्ट है, जैसे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ सर्वथा अस्पष्ट है, इनकी व्याख्या महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन इनके बारे में व्याख्या नहीं दिया गया है। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने पर किसी प्रकार का दंड का कोई प्रावधान नहीं है। और ऐसे में भारत जैसे कम जागरूक नागरिकों से कर्तव्य का पालन की अपेक्षा करना पूरी तरह तार्किक प्रतीत नहीं होता है, जैसा कि व्यवहार में देखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया, लेकिन बहुत सारे आदमी इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। मौलिक कर्तव्य में वर्णित अनुच्छेद 51 क से लेकर ग और 51 क से घ, इसी के साथ 51 क से 6 में कुछ शब्द की समानता देखी जाती है, अतः कुछ कर्तव्य की पुनरावृत्ति देखी जाती है। यानी कि एक ही वर्ड का बार बार रिपीटेशन यहाँ पर देखा गया है, लेकिन उसके बारे में एग्जैक्टली हमको पता नहीं चलता। इसके बावजूद भी मौलिक अधिकार के साथ साथ संविधान में मौलिक कर्तव्य को उल्लेख करना आवश्यक होता है।
वह भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य का अनुपालन करना देश हित में करना चाहिए, क्योंकि मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये कुछ कमी है मौलिक कर्तव्य में, कुछ वर्ड्स का रिपीटेशन है, कुछ वर्ड्स के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है, लोग उनको पालन नहीं करते, फिर भी उनके लिए किसी प्रकार का दंड का प्रावधान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे देश जैसे कि चीन हो गया, जापान हो गया, ये सारे देश अपने देश के संविधान में मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य को भी जगह दिए हैं। और भारत में भी वर्तमान स्थिति ऐसे ही है, क्योंकि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को एक ही सिक्का का दो पहलू बताया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो JPSC मेंस पेपर 4 पॉलिटी का जो है उसमें 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। अगला चैप्टर हम लोग का राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत रहने वाला है, जो कि चैप्टर 4 होगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, अन्यथा आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके क्लास से संबंधित और PDF से संबंधित जो भी जानकारी होगा वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।